नमस्कार। आज हम कितने प्रश्न करूं, ये जो ममता काली ने जो खंड काव्य लिखा है, उसकी शीर्षक सार्थकता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कितने प्रश्न करूं, तो मैंने पहले यह बताया कि ये खंड काव्य की विधा के अंतर्गत आता है और इसको ममता काली जी ने लिखा है। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात, ये रामायण कालीन कथा के ऊपर आधारित होते हुए भी ये आधुनिक कालीन समस्याओं को चित्रित करने वाला खंड काव्य दिखाई देता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जब भी महाकाव्य खंड काव्य का नाम आता है तो सबके मन में ये बात आती है कि ये पौराणिक होगा, पौराणिक घटनाओं के आधारित होगा, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। तो ये बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने खंड काव्य महाकाव्य लिखकर जो है आधुनिक कालीन समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास जो है किया हुआ दिखाई देता है। जैसे सैरंध्री एक है, सैरंध्री में मैत्रेयी गुप्त ने भी नारी समस्याओं के ऊपर चर्चा की हुई हमें दिखाई देती है। उसी तरह ममता काली ने कितने प्रश्न करूं जो है उपन्यास जो है खंड काव्य जो है लिखा हुआ है, वो भी आधुनिक कालीन समस्याओं और नारी समस्याओं को लेकर चित्रित होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कितने प्रश्न करूं, जब भी खंड काव्य की चर्चा होती है तब कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की शीर्षक सार्थकता को जानना जो है अनिवार्य है हमारे लिए। तो शीर्षक, अब शीर्षक यानी हेडिंग होते हैं, अंग्रेजी में हम उसे हेडिंग कर सकते हैं, उसका टाइटल कर सकते हैं। तो जब भी आप देखें कि आप कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हो तो आप उसको हेडिंग देखकर ही उसका समाचार पूरा का पूरा पढ़ने के लिए आपके मन में उत्सुकता जो है निर्माण होती है। बिना हेडिंग के आप कोई भी घटना का वर्णन कोई भी व्यक्ति विशेष का से संबंधित समाचार को नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह कोई भी रचना पढ़ने से पूर्व, यानी उसमें कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, आत्मकथा हो या महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, तो उसका जो है टाइटल, उसका जो शीर्षक है वह महत्वपूर्ण है। शीर्षक, कई लोग ऐसे हैं जिसको शीर्षक पढ़कर ही जो है उस विधा को, उस रचना को पढ़ने के लिए अपने हाथ में लेते हैं। यानी शीर्षक जो है मुझे लगता है कि सभी विधाओं में, चाहे वो पद्य विधा भी हो, तो उसमें भी जो है शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखिए कि आपको मालूम होगा कि हिंदी कहानी के अंतर्गत एक उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। ये टाइटल जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि उसने कहा था माने किसने कहा था, ये बात हमारे मन में आ जाती है। या प्रेमचंद का कफन कहानी देखिए, उसका शीर्षक देते कफन माने क्या, कफन माने क्या, उससे है। तो कफन के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते, यानी किसी की मृत्यु हो गई, क्या है कफन की कहानी, तो ये जानने के लिए। या पत्नी कहानी, यानी शीर्षक जो है किसी भी रचना में महत्वपूर्ण जो है होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि यानी जब भी कोई रचना होती है तो उसका अंतर्गत सार जो होता है उसकी आत्मा होती है, लेकिन शीर्षक जो है उसका शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम सर कह सकते हैं, उसका मुखड़ा कह सकते हैं जो शीर्षक जो है। तो कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के शीर्षक के बारे में। और एक बात कि शीर्षक जो है सार्थक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। एक दो लाइन का शीर्षक कभी नहीं होता। यानी आप देखेंगे कि बड़े शीर्षक को देखकर कोई पाठक पढ़ने के लिए उत्सुकता उसमें मन में नहीं रहेंगी। तो छोटे छोटे शीर्षक जो है किसी भी रचना के लिए होने चाहिए। तो और कौतूहल बढ़ाने वाले, रोमांचकारी होने चाहिए, जिसे पढ़कर जो है पाठक उस रचना को पढ़ने के लिए विवश जो है हो जाए, ऐसे शीर्षक होने चाहिए। और मूल मंतव्य जो है, यानी जो कुछ रचनाकार को कहना है, वो सारी बातें उस शीर्षक में छिपी होनी चाहिए। तो कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का शीर्षक अत्यंत सटीक और योग्य है। यानी कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के शीर्षक के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसके गुण देखिए। एक तो ये शीर्षक संक्षिप्त है, दूसरा सटीक है, योग्य है, इसमें संपूर्ण कथानक का सार छिपा हुआ है। यानी योग्य शीर्षक है ये। कैसा शीर्षक है? योग्य शीर्षक है, क्योंकि इस शीर्षक के अंतर्गत पूरी रचना का सार जो है हमें
छिपा हुआ दिखाई देता है। इस शीर्षक को पढ़ने से पाठक या श्रोता समझता है कि इसमें किसी ने किसी से प्रश्न किया है, और कितने प्रश्न करूं इससे समझ में आता है कि किसी के मन में एक विवशता है, विवंचना है, तो वह प्रश्नों के माध्यम से बाहर निकालना चाहता है। अतः पाठक या श्रोता का कौतूहल जो है बढ़ जाता है और वह कथानक को पढ़ने की पुरजोर कोशिश करता है। खंड काव्य सीता की अनगणित परीक्षाओं पर आधारित है। वस्तुतः यह परीक्षा केवल सीता की नहीं है, तो अपितु भारतवर्ष की सभी स्त्रियों की यह स्थिति है। यानी यहाँ पर कितने प्रश्न करूँ, ये जो शीर्षक जब भी हम पढ़ते हैं तो किसने किससे प्रश्न पूछा है, क्यों पूछा है, ये सारी बातें जो जब भी मन में आती है तो सीता का नाम इस रचना को पढ़ने के बाद हमारे सामने आता है। तो सीता ने जितने भी सारे प्रश्न जो है उसके ऊपर अन्याय आता है, जितने भी हुए हैं वहाँ पर सीता जो है इस समाज व्यवस्था के खिलाफ, इस पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के खिलाफ नारी पर होने वाले अन्याय अत्याचार को वाने देने का काम जो है सीता ने अपने प्रश्नों के माध्यम से किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो कवियत्री ने सीता को प्रमुख चित्र बनाकर सामयिक नारी की दृष्टिकोण से पवित्रता संबंधी पुरुष पक्षी अवधारणा का पर प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 प्रसंग है। एक विवाह प्रसंग है, अपहरण है, अग्नि परीक्षा है, निर्वासन है, पृथ्वी प्रवेश है। इन सभी में आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी। अब एक तो पहले प्रसंग में आपको ज़्यादातर तौर पर आपको प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर केवल पृष्ठभूमि तैयार की है। जैसे देखिए कि विवाह के अंतर्गत राम जी जो है वहाँ पर सीता स्वयंवर के यहाँ पर आते हैं और धनुष को उठाकर सीता को उस स्वयंवर में जीत लेते हैं। तो वहाँ पर जो है सीता और राम की शादी हो जाती है। उनके सीता जो है वैवाहिक जीवन की सारी उसके मन में जो है कल्पनाएं जो वह करती रहती है। यानी एक स्त्री के मन में जो भी बातें आती है वो विवाह प्रसंग के अंतर्गत आती है। लेकिन अग्नि परीक्षा प्रसंग से लेकर यानी अग्नि परीक्षा, निर्वासन, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रसंग, ये जो प्रसंग है इनमें बहुत ज़्यादातर तौर पर आपको एक प्रश्न पूछने की स्थिति जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें कवित्री ने नर नारी संबंधों के संदर्भों में कर्तव्यों अधिकारों में समानता की पक्षधरता जाहिर की। यानी जितना अधिकार, यानी कौन से प्रश्न हैं कि यानी जहाँ पर सीता भी जो प्रश्न करती है वह नारी के कर्तव्य और अधिकार के बारे में, जितने नारी के कर्तव्य है उतने ही पुरुष के कर्तव्य है। जितना नारी का अधिकार है या पुरुष का अधिकार है उतना ही एक नारी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बरसों से हमारी एक सिस्टम चली आ रही है, बरसों से एक हमारी व्यवस्था चली आ रही है कि नारी क्या है, चूल्हा चौका करने वाले एक साधन है, उपभोग की एक वस्तु है। उसको केवल एक वस्तु के रूप में देखना है, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो इस तौर पर हम उसे देखते हैं और जब भी उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो वहाँ पर वो चुपचाप सहन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कितने प्रश्न करूँ खंड काव्य के माध्यम से उसके मन में, नारी के मन में या ममता कालिया जी के मन में एक स्त्री को लेकर विविध प्रश्न है। तो उन विविध प्रश्नों को वाणी देने का काम ये शीर्षक करता है। यानी कितने प्रश्न करूँ, यानी मेरे मन में इतने सारे प्रश्न हैं इस व्यवस्था के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ जो सदियों से नारी के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार जो है करता आया हुआ है, हमें दिखाई देता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर एक पंक्ति देखिए, उसमें आपको प्रश्न जो है दिखाई देगा। जो सीता पूछती है, अपवित्र सिर्फ नारी होती है क्या जीवन में, क्या पुरुष पान कराता पावनता का घुट्टी में। यानी केवल अपवित्र, यानी आपको तो घटना रामायण कालीन घटनाएं जो है सभी को तो यानी रामायण कालीन घटना होते हुए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सीता ने जो प्रश्न किया है कि अपवित्र क्यों सिर्फ नारी होती है। यानी यहाँ पर देखिए कि राम और सीता दोनों भी वनवास चले गए थे। रावण ने सीता का अपहरण जो है किया था। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही चरित्र की वह केवल सीता के बारे में ही क्यों चली यानी नारी को लेकर ही क्यों चर्चा चली।
राम के चरित्र के ऊपर किसने प्रश्न क्यों नहीं उठाया। तो ये बातें, यानी इसके माध्यम से कवित्र को पूछना क्या है, प्रश्न क्या करना है कि बरसों से केवल नारी ही क्यों अपवित्र होती आई है, पुरुष क्यों अपवित्र नहीं होता है, वह क्यों केवल पवित्र ही होता है, वो क्या पवित्रता का पान वह या पवित्रता का वरदान जो है वह बचपन से ही लेकर आता है क्या। तो ये बातें जो है हमारे सामने रखने का काम ममता कालीन जी ने किया है। तो अपवित्र सिर्फ नारी होती है क्या जीवन में, क्या पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में। यानी आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको कितने प्रश्न को खंड काव्य में दिखाई देते। तो इस प्रकार स्त्री की कमजोरी का फायदा उठाने वाली इस संस्कृति से सीता कई प्रश्न करती है। प्रस्तुत खंड काव्य में सीता की आंतरिक पीड़ा है, छटपटाहट हमें दिखाई देती है। सीता द्वारा उच्चारित आंतरिक प्रश्नों का समूह प्रस्तुत खंड काव्य में चित्रित है। अतः संपूर्ण कथा वस्तु तथा खंड काव्य का उद्देश्य आदि सभी जो है शीर्षक में समाहित है। यानी आपको कहीं पर भी शीर्षक को अलग रखते हुए कथा वस्तु का आप विचार नहीं कर सकते, उसके पात्रों का विचार नहीं कर सकते, उसके संवादों का विचार नहीं कर सकते। तो कितने प्रश्न कुरु खंड काव्य का शीर्षक अत्यंत सार्थक, यानी एक सार्थक भी है ये शीर्षक, संक्षिप्त है, यानी देखिए सार्थक है, संक्षिप्त है, अत्यंत सटीक है, योग्य है, प्रसंगानुकूल है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इतने सारे गुण जो है कितने प्रश्न कुरु खंड काव्य के शीर्षक के अंतर्गत जो है आते हैं। तो शीर्षक सार्थकता की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कितने प्रश्न कुरु खंड काव्य का शीर्षक जो है अत्यंत सटीक और सार्थक शीर्षक है, जिसमें ममता कालीन जी ने विभिन्न प्रश्नों को वाणी देने का काम जो है अत्यंत सटीक रूप में किया है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं समाज में नारी के ऊपर भयानक रूप में जो है अत्यंत दर्दनाक रूप में कई कई जगहों पर तो अन्याय अत्याचार होते रहते हैं। तो इन अन्याय अत्याचारों को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास जो है इस खंड काव्य के माध्यम से जो है ममता कालीन जी ने प्रस्तुत करने का काम जो है किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आपको कितने प्रश्न खंड काव्य को लेकर या इस प्रश्न को लेकर कि शीर्षक सार्थकता को लेकर आपके मन में कुछ शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।